क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मार्च 2025 में डबल कीमत करके इसको पूछा गया था। और इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि पूंजी खाते को क्लोज पहले नहीं किया जाता है। क्या किया जाएगा, तो पक्की तलपट पहले बंद कर दी जाती है, उसके बाद हम लोग पूंजी खाता बंद करेंगे इस सवाल के अंदर। ओके, 14वां क्वेश्चन है, चिराग, जिगर और केशव 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी पेड़ी की तारीख 31/3/2016 के दिन की पक्की तलपट निम्नलिखित है। पक्की तलपट दी हुई है। यहाँ से देखते हैं, तारीख 31/3/2016 के दिन केशव निवृत्त होता है। कौन निवृत्त होता है? केशव। और निवृत्त के समय निश्चित हुई शर्तें निम्नलिखित हैं। ज़मीन मकान की कीमत 20% से बढ़ानी है। तो ज़मीन मकान पर कितना दिया गया है? समायोजन नंबर 1 दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया गया है? यंत्र की कीमत 90% तक गिननी है। तो यंत्र पर यहाँ पर कितना है? यंत्र यहाँ पर समायोजन नंबर 2। इसका मतलब ये होता है कि 90% तक गिननी है, मतलब कि 10% की कमी हुई है। तीसरा है, विनियोग की बाजार कीमत वही कीमत का 150% है। तो ये विनियोग पर तीसरा समायोजन दिया, इसका मतलब है 50% की वृद्धि हुई है। ओके, इसका मतलब ये है। चौथा है, देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 5% से घटानी है। तो देनदारों पर दिया गया है समायोजन नंबर 4। ओके, तो इसको देखेंगे बाद में। पेड़ी की ख्याति 36,000 निश्चित की गई है। एक कर्मचारी की को 2,000 वेतन चुकाना बाकी है। तो इसको भी हम लोग समायोजन पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे इसको? पक्की तलपट में। सातवां है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 7वां पॉइंट है। चिराग, जिगर इतनी रोककर पेड़ी में लाएंगे कि जिससे केशव की लेनी रकम चुका दी जाए। मतलब केशव की रकम है, उसको जो भी है वो भी उनको चुकाना पड़ेगा, यानी इतनी रोकड़ लेके आएंगे। पेड़ी में 14,000 की कार्यशील पूंजी के लिए रोकड़ शेष रहे, यानी कार्यशील पूंजी दी गई है, मतलब रोकड़ की जो अंदर है रोकड़ खाते में शेष आगे ले गए के रूप में 14,000 रखेंगे। जब भी यहाँ पर कार्यशील पूंजी दी गई हो, कार्यशील पूंजी दी गई हो और नई पीढ़ी के पूंजी उनके लाभ हानि के प्रमाण में, तो देख यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट दिया गया लाभ हानि के प्रमाण में, तब हम सबसे पहले पक्की तलपट बंद करेंगे, उसके बाद पूंजी खाता बंद किया जाता है। बाकी के सवाल में पूंजी खाता पहले बंद करते हैं, पक्की तलपट बाद में बंद करते हैं। लेकिन ऐसे संयोग दिए गए, कार्यशील पूंजी दी गई हो, यानी कि से रोकड़ अंतिम शेष दिया गया हो रोकड़ का, और पूंजी उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांटनी हो, तब हम लोग क्या करेंगे? पक्की तलपट पहले बंद करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या बंद करेंगे? पूंजी खाता। ओके, तो आवश्यक खाते और नई पीढ़ी की पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्या है? चिराग, जिगर की जो केशव है ना, 30,000, 20,000, 10,000 पूंजी खाते में लिखेंगे, शेष आगे लेके आए। और सामान्य अनामत को भी लिखेंगे 6,000। पुराने प्रमाण में सामान्य अनामत को बांटेंगे, क्योंकि सामान्य अनामत एकत्रित लाभ है 3:2:1। ओके, तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए। कितना है? 30,000 और 20,000 और 10,000। ओके, सामान्य अनामत को बांट रहे हैं, सामान्य अनामत कितना है? सामान्य अनामत 6,000। 6,000 को हमको किस अनुपात में बांटना है? 3:2:1। तो 3, 2, 5 और 1 6। 6,000 को 6 से भाग देंगे तो कितना होता है? 1,000। 1,000 गुणा 3 करते हैं तो 3,000। 1,000 गुणा 2 से करते हैं तो 2,000। 1,000 गुणा 1 से करते हैं तो 1,000 आ जाता है। ओके, इतना कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं। फिर लिखा है लेनदार खाता 44,000 है, कोई समायोजन नहीं है, तो डायरेक्ट पक्की तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लेनदार कितना है? लेनदार, तो लेनदार है 44,000। ओके, फिर यहाँ पर दिया है, इधर साइड आ गया ज़मीन मकान 50,000 है, तो इसमें समायोजन नंबर 1 दिया है। ज़मीन मकान की कीमत 20% से बढ़ानी, यानी 20% की वृद्धि करनी है इसके अंदर, ज़मीन मकान के अंदर, तो वृद्धि करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान कितना है? 50,000। वृद्धि 20% है,
तो 5 दूनी 10 मतलब कितना होगा 10,000 होता है। कितना हो जाएगा 60,000। 10,000 वृद्धि हुई है उसको क्या लिखेंगे हम लोग पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे को लाभ हुआ है। तो फायदा हुआ हो तो क्या लिखेंगे जमा तरफ पुनः मूल्यांकन खाते में लिखेंगे जमीन मकान खाता कितना है 10,000। ओके, यंत्र का देखते हैं। यंत्र पर 2 समायोजन नंबर 2 है। 20,000 की यंत्र है। क्या लिखा है यंत्र की कीमत 90% तक कितनी है, मतलब 10% की कमी हुई है। तो इसका 10% 2,000 होता है, तो उसको कमी करनी है यंत्र में। ओके, तो यहाँ लिखते हैं यंत्र कितने का था यंत्र, तो यंत्र है हमारा 20,000 रुपये का माइनस कमी कितने की कमी है 10% की, तो 10% कितना होता है 2,000 घटाएंगे इसमें से तो कितना आता है 18,000। कमी हुई है मतलब 2,000 का नुकसान हुआ है तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र खाता कितना आएगा 2,000। ओके, आगे देखते हैं। विनियोग का देखते हैं। विनियोग पर समायोजन नंबर 3 दिया है। 10,000 के विनियोग है। विनियोग की बाजार कीमत बही कीमत का 150% है, मतलब 150% यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 50% वृद्धि हुई है, तो इसका 50% वृद्धि करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग कितने हैं विनियोग 10,000 का। ओके, वृद्धि हुई है 50% की 50% की वृद्धि मतलब 5,000 होता है। 5,000 जोड़ देते हैं तो 15,000 हुआ है। तो विनियोग खाता ये हमारे फ़ायदा हुआ है, यानी कि नुकसान नहीं फ़ायदा हुआ है, 5 मतलब वृद्धि हुई है इसके लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने मूल्यांकन के जमा तरफ में क्या लिखेंगे विनियोग खाता कितने की वृद्धि हुई है 5,000 की। ओके, आगे देखते हैं। स्टॉक की कीमत है 10,000, सेम टू सेम लिखते हैं, कोई समायोजन नहीं है। यहाँ लिख देते हैं स्टॉक कितना है 10,000। ओके, अब यहाँ पर देनदार लिखा है। देनदार पर समायोजन नंबर 4 दिया है, तो 4 में क्या दिखा है देखोगे तो देनदार पर डूबत ऋण अनामत 5% से घटानी है, यानी 5% कम करनी है। तो इसकी 5% कितनी होती है 5 दूनी 10 यानी 1,000 कम करना है। जो भी यहाँ लिखा है उसमें यहाँ जितना भी लिखा है, ये तो 2,000 लिखा है, 4,000 लिखा था तो उसमें 1,000 हम लोग कम कर देते। तो कमी हुई है 1,000 की, 1,000 घटाने का है मतलब कमी हुई है मतलब घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा 1,000 रह जाता है। ओके, तो 1,000 कमी हो जाती है तो हमको क्या होता है फ़ायदा होता है। ज़रूरत ऋण अनामत में कमी हो जाए तो फ़ायदा होगा तो कहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ में है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग देनदार, क्या लिखते हैं देनदार कितना आएगा देनदार, तो देनदार आएगा हमारे पास 20,000 है। तो डूबत ऋण अनामत बराबर कितना है अनामत 5% थी। ओके, तो कितना होता है ये, तो ये होता है 1,000, तो 19,000 यहाँ आता है। कितना आता है 19,000। 1,000 का फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग डूबत ऋण अनामत 2,000 पुराना था और 1,000 अभी गिनना है। तो ये है पुराना और ये है नया। ओके, कितना आया है 1,000। ओके, अब हम लोग आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, स्टेट और अकाउंट की दोनों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर और हाइप भी करना, कमेंट सेक्शन में जाओगे लाइक करके तो वहाँ पर आपको हाइप दिख जाएगा, तो हाइप करोगे तो कुछ पॉइंट हमको मिलेंगे जिससे यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे भेजेगा। तो इतना मदद ज़रूर करना। 7 दिन तक ही हाइप का रहता है, तो आप करते रहोगे हाइप और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। अब इधर क्या रह गया रोकड़ रह गया, तो रोकड़ 2,000 है, तो रोकड़ खाते में शेष आगे लाए
2000 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है 2000। ओके, अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा बाकी है, छठा पहले कर देते। एक कर्मचारी को 2000 का वेतन चुकाना बाकी है, तो पक्की तलपट में दायित्व तरफ आएगा और चुकाना बाकी है तो ये हमारा नुकसान है, चुकाना पड़ेगा, तो ये पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ आता है। तो 2 एंट्री इसकी होती हैं। यह पक्की तलपट में लिखते हैं चुकाना बाकी वेतन, चुकाना बाकी वेतन कितना है 2000 है, 2000 है। और यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी वेतन, पुनः मूल्यांकन में चुकाना बाकी वेतन कितना है 2000। ओके, और देखते हैं, यहाँ देखेंगे दिन पीढ़ी की ख्याति 36,000 निश्चित की गई है, 36,000 निश्चित की गई है। कौन कितना देगा, तो नया लाभ हानि का प्रमाण तो दिया नहीं है। नया लाभ हानि का प्रमाण ना दिया गया हो तो केशव निवृत्त हुआ है, तो इन दोनों का बाकी चिराग और जिगर का क्या रहेगा, पुराना अनुपात ही रहेगा 3:2। ओके, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साझेदार। ओके, साझेदार है चिराग, फिर है जिगर, फिर है केशव। ओके, पुराना भाग कितना कितना है 3, 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 3/6, 2/6, 1/6। ओके, नया भाग तो क्या होगा, कुछ दिया नहीं है तो ये तो निवृत्त हो जाता है, इसका हो जाएगा 3:2:5, यानी 3:2, यानी 3/5 और 2/5। इस तरह से इनका ये अनुपात आएगा। ओके, तो यहाँ ज्ञात करते हैं केशव की ख्याति कितनी है, तो ख्याति गुणा केशव का भाग, ख्याति कितनी है, तो ये है 36,000 की, केशव का भाग 1/6, 6 से भाग देंगे तो 6,000 आती है। कितनी आएगी 6,000, तो 6,000 आएगी। तो बाकी दोनों साझेदार देंगे तो किस अनुपात में देंगे, तो यहाँ लिखते हैं निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण। ओके, लिखेंगे चिराग का पूंजी खाता कितना है, खाता उधार कितना है 3600, और जिगर का पूंजी खाता उधार 2400, और केशव का पूंजी खाता का हमने गणना कर ली थी। तो ये कैसे करिए आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अनुपात कितना था 3:2 था। ओके, तो 6,000 तो इसकी आई है, तो 3:2 में आपको देखेंगे तो आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और 6,000 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं और 5 से भाग देते हैं, 3600 आता है, माइनस करके बराबर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2400। इस तरह से फटाफट हमने कर लिया है। अब इसको हम लोग देखो, ये जमा है तो इसको उधार साइड लिखेंगे पूंजी खाते में, और ये उधार है तो इसको जमा तरफ लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं चिराग का पूंजी खाता। ओके, तो चिराग का पूंजी खाता है तो चिराग में नहीं लिखेंगे, चिराग किसको देगा पूंजी की कीमत, और उसकी ख्याति की कीमत चुकाएगा केशव को।
ऐसे ही जिगर भी देगा, जिगर का पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है, तो कितना था हमारे 2400 था, 2400। ओके, हो गया। अब इधर साइड उधार साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केशव, केशव का पूंजी खाता। तो केशव का नाम लिखा है तो केशव में लिखेंगे नहीं, इसका लिखेंगे यहाँ पर 3600 चिराग से लेगा और जिगर से भी 2400 लेता है। ओके, इतना हो गया है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाता को क्लोज कर देते हैं। पुनः मूल्यांकन का खाता का हिसाब पूरा हो गया है। ओके, कितना आता है तो देखते हैं। और इधर साइड का जहाँ लग रहा है तो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 कितना आता है, 16,000, 16,000 आता है। यहाँ लिखते हैं 16,000 माइनस 4,000 कर देते हैं तो कितना आता है, 12,000। तो यहाँ लिखते हैं 12,000। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लाभ, इधर साइड आता है तो लाभ होता है, लाभ लिखेंगे पूंजी खाता, पूंजी खाता। ओके, 3:2 पुराने अनुपात में, तो यहाँ पर कितना 6 होता है, 3 2 5 और 1 6, और 12,000 में 6 से भाग दो तो आता है 2,000। 2,000 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास आता है इसका 2,000 गुणा 3 तो यानी कि 6,000। ओके, और 2,000 गुणा 2 4,000, 2,000 एकन 2,000। किस किस का नाम है, चिराग, चिराग, और कौन है, जिगर, और कौन है, केशव। हो गया। इसको पुनः मूल्यांकन खाते क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते को पूंजी खाते के जमा तरफ में लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता, बराबर। इसका कितना है 6,000, इसका कितना है 4,000, इसका कितना है 2,000 यानी 2,000। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पूंजी खाता का एक पूंजी खाता बंद करते हैं, जो निवृत्त हो गया है उसको उसका बंद कर देते हैं, और बाकी का हिसाब हम लोग इनसे देखेंगे। ओके, तो इधर साइड का जहाँ लग रहा है तो देखते हैं 10,000 प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 2,000 कितना आता है, 19,000 आता है। यहाँ लिखेंगे 19,000। ओके, यहाँ लिखते हैं 19,000। इधर तो कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 19,000, 19,000। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। अब ध्यान से समझना क्या बोला है कि दोनों रोकड़ लेके आएंगे, दोनों बराबर पेड़ी में से घर से रोकड़ लेके आएंगे, रोकड़ में चुकाएंगे इसको, बराबर। लोन के रूप में लिखना नहीं है, लोन के रूप में नहीं लिखना है। तो अब ये इसका जो हैगा कहाँ लिखना पड़ेगा, रोकड़ चुकाया तो रोकड़ खाते के जमा तरफ में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं केशव, केशव, केशव को रकम चुकाई जाएगी ना तो केशव का पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है, 19,000 है, 19,000 है। अब आपको हमारे नंबर लास्ट वाला पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये पढ़े हुए तो चिराग और जिगर इतनी रोकड़ पेड़ी में लाएंगे कि जिससे केशव की लेनी रकम चुका दी जाए, बराबर। इतनी लेके आने के उनकी रकम भी चुका दे और पेड़ी के 14,000 कार्यशील पूंजी के लिए रोकड़ शेष रहे। तो ध्यान रखना, रोकड़ से कार्यशील पूंजी दी हो या फिर ऐसा बोला हो कि इतना अंतिम शेष रकम जो है बाकी आगे ले गए रोकड़ खाते में दिया गया हो, और नई पूंजी के लाभ हानि के प्रमाण में बांटना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पक्की तलपट बंद करते हैं, उसके बाद हम लोग पूंजी खाता बंद करते हैं, तो आसानी से हो जाता है। ऐसा नहीं बोला हो कार्यशील पूंजी में नहीं दी हो। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है, शेष आगे ले गए रोकड़ खाते में लिखना है, तो इसको हम लोग शेष आगे ले गए इसके रूप में लिखेंगे, बराबर। और बाकी की जो पूंजी है नए लाभ हानि के प्रमाण में बांटेंगे।
तो कार्यशील पूंजी को कैसे लिखेंगे, शेष आगे ले गए। ओके, यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी काम करने के लिए हमको 14,000 तो चाहिए ही चाहिए भाई। 14,000 हाथ में होंगे तो ही हमारा रेगुलर काम हो पाएगा। ओके, तो इसलिए 14,000 रख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको पता पड़ गया है कि इतनी रकम है। अब यहाँ पर हमको ये पता नहीं है कि कौन कितनी लाएगा, तो इसलिए लिखेंगे पूंजी खाता। पूंजी खाता बराबर किस किस का है, चिराग का है। चिराग कितनी लेके आएगा वो पता नहीं है, और जिगर का भी पता नहीं है बराबर। तो पर इतना मालूम है कि ये दोनों हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। 19,000 प्लस 14,000 कितना आता है, 33,000। यहाँ लिखते हैं 33,000, यहाँ लिखते हैं 33,000। 2,000 तो है ही हमारे पास, यानी 31,000 ये लोग लेके आएंगे। ओके, 31,000 लेके आएंगे, लेकिन जिगर कितना लेके आता है, चिराग कितना लेके आता है वो हमको पता नहीं है। अब नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो शेष आगे ले गए, तो इसको पक्की तलपट में लिख देते हैं रोकड़ खाते का, तो क्योंकि हमको पता पड़ गया इतना रखना है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ या बैंक खाता। रोकड़ बैंक खाता 14,000। ओके, तो हमको इसको बंद करना है। इसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि दोनों की पूंजी कितनी है, फिर कितना रोकड़ लेके आएंगे। इधर साइड का देखते हैं तो 60,000, फिर कितना दिया है 18,000, फिर कितना दिया है 15,000, फिर 10,000। ओके, 10,000 जोड़ दिया। 19,000 प्लस 14,000 कितना होता है, यहाँ पर देखते हैं तो टोटल आया 1,36,000। 1,36,000, 1,36,000। ओके, अब दोनों टोटल बराबर होता है तो आपको पता ही है, तो दोनों उधर साइड में दो ही एंट्री हैं बराबर। 2 एंट्री को घटा दो, 1,36,000 में से 2,000 घटाते हैं, फिर 44,000 घटाते हैं, तो उनकी लो पूंजी आ गई। क्योंकि है ना, लोन के रूप में केशव का कीमत तो रखना नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट उनकी पूंजी कितनी आई है हमारे पास, 90,000 पूंजी आ गई है। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता। क्या लिखेंगे, पूंजी खाता। पूंजी खाता उनका नया प्रमाण कितना है, 3:2। ओके, 3:2 इस अनुपात में रखना है। तो कौन कौन है, चिराग और कौन है, जिगर। ओके, कितना आया यहाँ पर हमने ज्ञात किया तो 90,000 आया। अब 90,000 को इस अनुपात में बांटते हैं, तो यहाँ पर 3 2 5, 5 से भाग दिया तो कितना आता है 18,000। 18,000 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 18 3 54, 54,000। 18 दूनी 36, 36,000। तो इनकी पूंजी आ गई है। अब पूंजी आ गई है तो पूंजी खाते में देखो पक्की तलपट बंद हो गई बराबर, पूरी पक्की तलपट अब इस ज़रूरत नहीं है। इसके इनकी जो अंतिम पूंजी आ गई, यानी पूंजी खाते में लिखेंगे शेष आगे ले गए दोनों को। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे इधर, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। लिखेंगे यहाँ शेष आगे ले गए। कितना कितना है, 54,000, और ये कितना है 36,000। ओके, ज्ञात हो गया है। ओके, ये भी हमने ज्ञात किया था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डैश कर देना है। अब हम लोग निकाल सकते हैं, देखोगे किधर साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर होता है 30, 33 और 6 और 39। यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है 54,000। 54,000 प्लस 3600 कितना होता है 57,600। 57,600 इधर का टोटल हो रहा है 57,600 में पहले 30,000 घटाते हैं, माइनस 30,000 और फिर माइनस 3,000, फिर माइनस 6,000, कितना आता है 18,600। तो ये हमने ज्ञात किया है 18,600। तो ये क्या है, तो ये रोकड़ है, तो रोकड़ बैंक खाता लिखेंगे। ओके, रोकड़ बैंक खाता, यानी ये इतना पूंजी लेके आएगा, कितना 18,600 लेके जाएगा, कि लेके आना पड़ेगा ना इसको। अब यहाँ पर देखेंगे अगला,
अगला कौन है, किधर जा रहा है, इधर 4 24 और 26 ही हो रहा है, इधर 36,000 दिया है, इधर साइड का टोटल ज़्यादा होगा। यहाँ लिखते हैं 36,000 प्लस 2400 कितना होता है 38,400, 38,400। ओके 38,400, 38,400 माइनस 20,000 करते हैं, फिर माइनस 2,000 करते हैं, फिर माइनस 4,000 करते हैं, कितना आता है 12,400, 12,400। ओके तो दोनों की हमने बैंक रोकड़ शेष ज्ञात कर ली। तो रोकड़ खाते में दोनों को लिख देते हैं, ये खाता भी क्लोज हो गया है और ये भी क्लोज करने वाले हैं। कौन सा है, रोकड़ बैंक खाता। यहाँ लिखते हैं कितना है भाई दोनों का, तो ये है 18,600 और ये है 12,400 बराबर। तो ये हो गया 31,000 और खाता क्लोज तो है ही। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।